हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आज हम ग्रांट इन एड के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ग्रांट इन एड में बी सैंक्शनड टू मीट द बोनाफाइड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। बोल रहा है कि ग्रांट इन एड का सैंक्शन कितने साल पुराने बोनाफाइड एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए किया जा सकता है। At any time in the past, only after the date of sanction, within 2 years prior to the date of issue of the sanction, only during the financial year of the sanction। तो बोनाफाइड एक्सपेंडिचर जो 2 साल पुराना है तो उसको उसको उस केस में ग्रांट इन एड दिया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ ग्रांट्स एंड इन विच फॉर्मेट शुड बी केप्ट। तो द ऑडिट अथॉरिटी इन द फॉर्म GFR 9, द सैंक्शनिंग अथॉरिटी इन फॉर्म GFR 21, अकाउंट ऑफिसर इन GFR 18, ड्राइंग ऑफिसर इन GFR 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैंक्शनिंग अथॉरिटी मेंटेन करता है। जो ग्रांट जो दिया जाता है उसको कौन मेंटेन करता है, उसका रजिस्टर सैंक्शनिंग अथॉरिटी किस फॉर्म में करेगा, तो GFR 21 में करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द अकाउंट्स ऑफ ऑल ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय सैंक्शनिंग अथॉरिटी, बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंटरनल ऑडिट बाय प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। बोल रहा है कि ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस यानी जिसको हम ग्रांट देते हैं उसके अकाउंट को कौन जो है इंस्पेक्शन कर सकता है। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी कर सकता है, कैग भी कर सकता है, इंटरनल ऑडिट के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है when will the accounts of granting institution और ऑर्गेनाइजेशन भी ऑडिटेड बाय कैग। बोल रहा है ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का जो अकाउंट है वो जो है कब कैग के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, ग्रांटी इंस्टीट्यूशन का देख लेते हैं। पहला क्या है, इफ द ग्रांट और लोन्स टू द इंस्टीट्यूशन इन ए फाइनेंशियल ईयर आर नॉट लेस देन ₹25 लाख and also not less than 75% of the total expenditure of the institution। बोल रहा है कि अगर ग्रांट या लोन जो है किसी इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है वो 25 लाख या उससे ज़्यादा दिया जा रहा है और जो ये अमाउंट दिया जा रहा है वो 75% उसके टोटल एक्सपेंडिचर का 75% या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करेगी, कैग ऑडिट करेगी। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ग्रांट और लोन्स इन ए फाइनेंशियल ईयर आर नॉट लेस देन ₹1 करोड़। अगर किसी ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का ग्रांट दिया जा रहा है तो उस केस में भी कैग ऑडिट करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर 25 लाख या उससे ज़्यादा का ग्रांट दिया जा रहा है और वो जो अमाउंट है वो 75% या उससे ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर का, उस केस में, और 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट दिया जा रहा है उस केस में कैग ऑडिट करेगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी बोथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स द अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, फॉर हाउ लॉन्ग विल द ऑडिट कंटिन्यू even if the prescribed conditions are no longer fulfilled। ठीक है, बोल रहा है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर एक बार ऑडिट कर लेता है तो आगे कितने सालों तक और ऑडिट करता रहेगा, चाहे कंडीशन फुलफिल हो या नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर,
आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टाइम शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल अकाउंट। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे दिया हुआ है वो सही है सबमिशन ऑफ एनुअल अकाउंट के लिए। तो पहला स्टेटमेंट है, अप्रूव्ड एनुअल अकाउंट टू बी सबमिटेड टू द ऑडिट ऑफिस बाय 30th जून फॉर ऑडिट कमेंसमेंट। यानी बोल रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना जो अकाउंट है वो 30th जून तक किसको दे देगा, तो ऑडिट ऑफिस को दे देगा ऑडिट शुरू करने के लिए। फिर क्या है, फाइनल एसएआर यानी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट विथ ऑडिट सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय 31 अक्टूबर टू ऑटोनोमस बॉडी। जो ऑडिट ऑफिस है वो फाइनल एसएआर और सर्टिफिकेट जो है 31 अक्टूबर तक ऑटोनोमस बॉडी को इशू कर देगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही था कि 30th जून तक ऑटोनोमस बॉडी जो है ऑडिट ऑफिस को दे देगा अपना अकाउंट, और ऑडिट ऑफिस जो है ऑटोनोमस बॉडी को 31 अक्टूबर तक ऑडिट करके दे देगा। और फिर क्या करेगा, जो सबमिशन ऑफ एनुअल अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट है एंड ऑडिटेड अकाउंट है, वो क्या करेगा 31 दिसंबर तक जो ऑटोनोमस बॉडी है वो किसको दे देगा, नोडल मिनिस्ट्री को दे देगा। कहाँ क्या करने के लिए, पार्लियामेंट में ले करने के लिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन कैन अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिलीज ग्रांट फॉर द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ रेकरिंग ग्रांट। बोल रहा है कि रेकरिंग ग्रांट के केस में जैसे एक बार ग्रांट उसको दे दिया गया है, फिर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में उसको ग्रांट देना है, तो वही बोल रहा है कि कब जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सब्सिक्वेंट ईयर में रेकरिंग ग्रांट दे सकती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आफ्टर फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, आफ्टर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑन ए प्रोविजनल बेसिस इज सबमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर, आफ्टर रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द गारंटी, आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर दे देता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, तो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में रेकरिंग ग्रांट दे सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रांट इन एड एक्सीडिंग 75% ऑफ द सैंक्शनड अमाउंट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर कैन बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर utilization certificate and annual audited account statement of previous year submitted, budget allocation for next year is approved, grantee request additional fund, internal audit of the ministry is completed। तो इसका आंसर होगा ए। बोल रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर किसी ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को 75% से ज़्यादा का ग्रांट जो है रिलीज करना है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, और उसके अलावा एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट भी प्रीवियस ईयर का देना पड़ेगा। तभी उसको 75% से ज़्यादा जो ग्रांट इन एड है सब्सिक्वेंट ईयर में वो रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज ए स्पेशल मेजर साइंटिफिक डिपार्टमेंट आर अलाउड टू रिलीज सब्सिक्वेंट ग्रांट इन एड अपॉन रिसीविंग। बोल रहा है कि साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल केस है, वो केस क्या है कि उसका जो सब्सिक्वेंट ग्रांट है उसको रिलीज कर सकते हैं। कब, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ग्रांट के सबमिट होने पर, या अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट के अप्रूवल होने पर, या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग 75% यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस ग्रांट। तो यही आंसर होगा। यानी जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है वो प्रीवियस ग्रांट का 75% अगर यूटिलाइज कर लिया है तो उसको क्या किया जाएगा, सब्सिक्वेंट ग्रांट दे दिया जाएगा। अदर के केस में क्या था, अदर के केस में था कि प्रीवियस ईयर का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो देना ही देना है, उसके अलावा एनुअल ऑडिटेड अकाउंट भी का भी रिपोर्ट देना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। फॉर प्राइवेट एंड वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस
receiving recurring grant in aid between 10 lakh and less than 50 lakh, what must ministry department include in their annual report? बोल रहा है कि अगर कोई वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेकरिंग ग्रांट दे रहे हैं जो 10 लाख और 10 लाख या उससे ज़्यादा और 50 लाख से कम है, तो उस केस में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने एनुअल रिपोर्ट में क्या शामिल करेगी? ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट सर्टिफिकेट फ्रॉम कैग, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटम ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड एंड देयर पर्पज। यही आंसर हो जाएगा। जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को जितना फंड दिया जा रहा है और फंड देने का जो पर्पज है उसका एक स्टेटमेंट जो है एनुअल रिपोर्ट में, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का एनुअल रिपोर्ट होगा उसमें क्या कर लेंगे? इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग ग्रांट इन एड ऑफ ₹50 lakh and above must be laid down on the table of the house within 9 month होगा, within 9 month of the close of the succeeding financial year। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। बोल रहा है कि एनुअल रिपोर्ट जो है एंड अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो 50 लाख या उससे ज़्यादा का ग्रांट रिसीव कर रहा है तो उसका एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट जो है कहाँ? 9 महीने के भीतर जो है पार्लियामेंट में ले करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो अभी देख रहे थे 10 लाख से 50 लाख तक रहता था रिकरिंग ग्रांट वाला वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन के केस में, तो उस केस में क्या होता था? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने ही एनुअल रिपोर्ट में उसमें एक स्टेटमेंट शामिल कर लेती। लेकिन 50 लाख से ज़्यादा रहेगा तो जो सीधे पार्लियामेंट में उसका स्टेटमेंट ले होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग वन टाइम और नॉन रेकरिंग ग्रांट बिटवीन 10 लाख एंड 5 करोड़, व्हाट मस्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इंक्लूड इन द एनुअल रिपोर्ट? अभी तो रेकरिंग ग्रांट की बात कर रहे थे, अब है नॉन रेकरिंग ग्रांट। ठीक है, नॉन रेकरिंग मतलब जो एक ही बार दिया, एक पर्पज के लिए एक ही बार दिया जाता है, और रेकरिंग जो है एक ही पर्पज के लिए बार बार दिया जाता है। तो बोल रहा है कि जो नॉन रेकरिंग ग्रांट है या वन टाइम ग्रांट है जो 10 लाख और 5 करोड़ के बीच होगा, तो उस केस में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने एनुअल रिपोर्ट में क्या शामिल करेगी? तो शामिल करेगी स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटम ऑफ फंड प्रोवाइडेड एंड देयर पर्पज। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटेड अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग वन टाइम और नॉन रेकरिंग ग्रांट ऑफ ₹5 करोड़ एंड एबव मस्ट बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस विदिन क्या होगा? 9 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी यही आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या बोल रहा है कि नॉन रेकरिंग ग्रांट के केस में अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का ग्रांट किसी ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को दिया जा रहा है तो उसको 9 महीने के भीतर क्या करना होगा? पार्लियामेंट में एनुअल रिपोर्ट और जो है ऑडिटेड अकाउंट जो है ले करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाई वेन शुड ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जनरली सबमिट परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट? बोल रहा है कि जो है कब ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस जो है परफॉर्मेंस कब अचीवमेंट रिपोर्ट सबमिट करेगी, कब? तो इसमें है विदिन 3 मंथ या बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या नॉट लेटर देन 6 मंथ आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री। तो आंसर हो जाएगा सी। बोल रहा है नॉट लेटर देन 6 मंथ आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीने के भीतर ही परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा अगर ग्रांट इन एड जो है किसी इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन द केस ऑफ रेकरिंग ग्रांट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट may be dispensed with if the grant is used for non-educational purpose, the grant is a private entity, the organization is a private entity, the sanctioning authority refers to the utilization certificate and other available information, the grant is sanctioned in last quarter of the financial year। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
बोल रहा है कि किसी ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को जो है रेकरिंग ग्रांट 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो उस केस में परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट को क्या किया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और अदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन से अगर काम चला लेता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग ग्रांट ऑफ ₹2 करोड़ एंड एबव। बोल रहा है कि जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अभी क्या पढ़ रहे थे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग ग्रांट ऑफ ₹2 करोड़ एंड एबव। अगर किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट जो है 2 करोड़ या उससे ऊपर मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, सबमिशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट इन द मिनिस्ट्रीज एनुअल रिपोर्ट, या लेइंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होगा, तो यही आंसर होगा। अगर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का ग्रांट ऑटोनोमस बॉडी को दिया जाता है, तो जो ऑटोनोमस बॉडी है उसका एनुअल रिपोर्ट और ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है पार्लियामेंट में ले होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव लेस देन ₹2 करोड़ इन ग्रांट्स, व्हाट मस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इंक्लूड्स इन इट्स एनुअल रिपोर्ट। बोल रहा है कि 2 करोड़ से कम का ग्रांट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने एनुअल रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट जो है ना वो इंक्लूड करेगी, जिसमें फंड्स कितना दिया गया है और पर्पज क्या था वो मेंशन रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑन व्हाट बेसिस इज ग्रांट इन एड एडमिसिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। बोल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो वेलफेयर के काम के लिए ग्रांट इन एड दिया जाता है, उसका बेसिस क्या होगा, नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स ओनली, टोटल रेगुलर स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग गजेटेड ऑफिसर्स एंड कंटिजेंट स्टाफ, टोटल रेगुलर स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग वर्क चार्ज एंड कंटिजेंट स्टाफ, स्ट्रेंथ ऑफ दोज हु पेड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। आंसर हो जाएगा सी। जो बेसिस होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए जो ग्रांट एड देने का, वो है ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर स्ट्रेंथ क्या है, और उस रेगुलर स्ट्रेंथ में वर्क चार्ज इम्प्लाई नहीं रहेगा और कंटिजेंट स्टाफ भी इंक्लूड नहीं रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इन विच केस इज द ग्रांट इन एड एडमिसिबल फॉर गजेटेड ऑफिसर्स। कौन से केस में ग्रांट इन एड जो है गजेटेड ऑफिसर्स को एडमिसिबल होता है, ऑलवेज रिगार्डलेस ऑफ क्लब मेंबर्स, ओनली इफ द रिक्रिएशन क्लब इज ओपन टू गजेटेड ऑफिसर्स, ओनली इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ओनली इन ऑफिसेज विथ मोर देन 100 एम्प्लॉइज। तो इसका आंसर होगा बी। अगर रिक्रिएशन क्लब गजेटेड ऑफिसर्स के लिए ओपन है, तभी गजेटेड ऑफिसर्स के लिए ग्रांट इन एड दिया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप 1-2 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रह जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ ग्रांट इन एड पर हेड एक्सक्लूडिंग एनी मैचिंग कंपोनेंट। बोल रहा है कि जो एनुअल रेट है ग्रांट इन एड का पर हेड वो कितना होता है, तो पर हेड 50 होता है, ठीक है। और मैचिंग वाला भी अलग से 25 रुपीज़ पर हेड दिया जाता है। जैसे इम्प्लाई कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, तो उसके बदले में सरकार जो है ग्रांट इन एड पर पर्सन 25 रुपीज़ देती है, वो मैचिंग के लिए देती है, और ऐसे 50 रुपीज़ पर हेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन शुड द ऑडिटेड अकाउंट ऑफ स्टाफ क्लब्स बी ऑब्टेन बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बिफोर एलोकेटिंग फंड्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। बोल रहा है कि जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो स्टाफ क्लब्स का जो ऑडिटेड अकाउंट है वो कब तक जो है अपने पास मांगता है, तो 30 अप्रैल तक क्या कर देना पड़ेगा, उसको सबमिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वन टाइम ग्रांट दैट कैन बी सैंक्शनड फॉर सेटिंग अप रिक्रिएशनल क्लब।
रिक्रिएशनल क्लब के सेटअप करने के लिए जो ग्रांट इन एड दिया जाता है वो 50,000 रुपये वन टाइम दिया जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।